अगर आप कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आप नमन भैया हैं? आप अमन जी के जुड़वा भाई हैं? मैंने आपके बारे में सुन रखा है। ओके, मुझे तो तुम पहचान गई, पर तुम कौन हो? अमन की गर्लफ्रेंड? मंजू चुप, ये क्या कह रहा है का एक्सप्रेशन देते हुए उसको देखती है। हाँ, मेरा गेस ठीक था, सॉरी मैंने तुम्हारा टाइम खराब किया। मैं अमन को बुलाता हूँ। अमन, उसने अमन को आवाज़ लगाई। अमन घर से निकल कर आता है। अमन उसे कहता है, तेरी गर्लफ्रेंड आई है। फिर उसके पास होकर उसके कान में बोला, ये कुछ छोटी नहीं है। नहीं, वैसे सुंदर है। शट अप, ये जीत अंकल की बेटी है, यहाँ पढ़ने आती है। माँ ने स्टोर में अपनी बुक्स रखने को दी है और जब चाहे यहाँ आकर पढ़ सकती है। ओके, तो इसमें नाराज़ होने की क्या बात है छोटे? मैंने कुछ गलत कहा क्या? देख, ये एक लड़की है, फिर तेरी फ्रेंड है, तो हुई ना ये तेरी गर्लफ्रेंड? नमन ने हंसते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अब इसे पढ़ने दे। फिर मंजू की तरफ देखकर बोला, तुम पढ़ लो, इसे मैं भगाता हूँ। कहकर अमन उसे लेकर अंदर चले जाता है। मंजू उन्हें देखकर सोच रही थी कि दोनों की शक्लें कितनी मिलती है, पर स्वभाव बिल्कुल अलग। फिर वो अपना पढ़ने बैठ गई। आंटी ने उसके लिए फ्रूट काट कर भेजे। वो बैठी पढ़ती रही, उसे पता ही नहीं चला अमन कब आया। वो तो जब उसने सेब का टुकड़ा उसके मुंह को लगाया तो मंजू का ध्यान उस तरफ गया। मंजू ने एकदम से अमन की तरफ देखा। अमन ने सेब उसके मुंह में डालते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि पढ़ते वक्त बीच में थोड़ी ब्रेक ले लिया करो। लो, ये फ्रूट खा लो पहले। तुम्हारे एग्ज़ाम कल है ना? हाँ कल है, तभी तो पढ़ रही हूँ। ये लो, मेरा फेवरेट पेन है। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ध्यान से पेपर करना। वाह, मुझे ग्रेट अमन जी का पेन मिला। अब तो पेपर अच्छा ही होगा। वैसे आप कैसे आए? आपने तो अभी आना नहीं था। हाँ, वो गांव में दादाजी ने पूजा रखवाई है, वहाँ जाना है सबने। मैं गेट कीपर से कह जाऊँगा, तुम जब मर्जी आकर पढ़ लेना। और हाँ, देर रात तक मत रुकना, टाइम से घर चली जाना। मैं अब तुम्हारे रिजल्ट आने तक आऊँगा। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। मंजू ने एक दो सवाल पूछे, बस यही पूछना था। अच्छा, कापी दो इधर। अमन ने उस पर अपना फ़ोन नंबर लिख दिया और बोला, ये मेरा फ़ोन नंबर है, अगर कोई बात करनी हुई तो कर लेना। अमन मुड़ा तो नमन से टकरा गया। अभी तक फ़ोन नंबर भी नहीं दिया था। यार, कैसे दोस्त हो तुम? मंजू, तुम चिंता मत करो, ये चला जाएगा, पर मैं यही हूँ कुछ दिन के लिए। मेरे कॉलेज बाद में खुलेंगे, तुम मुझसे पूछ लेना जो पूछना है। नमन ने कहा, तुम यहाँ आसपास भी नहीं आओगे, समझे? मंजू, इस पर ध्यान मत देना। मुस्कान भी आ जाती है, उनसे कहती है, भैया अच्छा हुआ आप दोनों यहीं हो, मुझे ये पूछना था। मैं मंजू के पास आई थी पूछने, पर अब जब आप हो तो आप में से ही कोई बता दो। ऐसा करो, तुम नमन भैया को ले जाओ, बिल्कुल फ्री हैं, तुम्हें पढ़ा देंगे। अमन ने कहा। नमन पढ़ने से बहुत डरता था, वैसे वो इंजीनियरिंग कर रहा था, पर मजबूरी में। वो बोला, मुझे याद आया, माँ ने मुझे कुछ लाने को कहा था, कहकर नमन भाग गया। फिर वो तीनों बैठकर पढ़ते हैं। मंजू पढ़ने में मस्त थी। अमन भी बुक लेकर बैठा था, पर उसकी नज़रें मंजू पर थी। वो सोच रहा था, पढ़ती हुई कितनी अच्छी लगती है मेरी मंजू। फिर उसे खुद की बात पर हंसी आई। मेरी मंजू, हाँ ये मेरी ही है, इसे मैं किसी और की नहीं होने दूंगा। मंजू के एग्ज़ाम खत्म हो गए थे, सारे एग्ज़ाम अच्छे हुए थे। वो पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम भी करती थी। कुछ बच्चों को ट्यूशन भी देती थी, क्योंकि उसे अपनी माँ को पैसे भी देने होते थे, वरना उसकी माँ उसे एग्ज़ाम नहीं देने देती। अब वो फ्री थी, वो रोज़ अमन के घर पढ़ने आती। अमन की पुरानी किताबें पढ़ती रहती। उनका स्कूल 10वीं तक था। उसे चिंता थी कि अब वो आगे कैसे पढ़ेगी। इतनी दूर का सफ़र वो कर नहीं पाएगी, हॉस्टल की फीस वो दे नहीं पाएगी। उसे अपने सपने टूटते हुए लगे, पर उसने तय किया कि वो घर में बैठकर पढ़ेगी और एग्ज़ाम दे देगी। वो नीता के घर गई। दोनों आगे की पढ़ाई के बारे में बात कर रही थी। नीता का तो पक्का था कि वो दूसरे शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ेगी। उसके माँ बाप पैसे वाले थे, वो खर्च उठा सकते थे। नीता ने उसे अपना फ़ोन दिखाया। वो मंजू को चलाकर दिखा रही थी। अचानक मंजू को अमन के दिए फ़ोन नंबर की याद आई। उसे वो नंबर याद था। उसने नीता से पूछकर अमन को फ़ोन लगाया।
अमन ने क्लास में था, उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसे अनजान नंबर देखकर मंजू की याद आई। वो बहाने से क्लास से बाहर आया और उसने वो नंबर मिलाया। नीता ने नंबर देखकर मंजू को दे दिया। मंजू ने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? अमन की आवाज़ इतने दिन बाद सुनकर मंजू चुप ही हो गई। जब अमन ने दोबारा पूछा कि कौन है, तब मंजू बोली, हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ मंजू। मंजू हिचकिचाते हुए बोली, हेलो मंजू, क्या हाल है, कैसी हो, एग्ज़ाम अच्छे हो गए? हाँ जी मैं ठीक हूँ, एग्ज़ाम भी अच्छे हो गए, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम्हारे फ़ोन का वेट कर रहा था। इतने दिन पहले नंबर दिया तुम्हें और तुम अब फ़ोन कर रही हो। शायद तुम्हारे जीवन में मेरी कोई जगह ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपके बिना तो मैं ये क्लास पढ़ ही नहीं पाती। अगर मैं कॉपी हूँ तो आप मेरे लिए पेन हो। जो आप मुझ पर लिख दोगे वही रह जाएगा। आपके लिखे शब्दों से मेरी वैल्यू है। बाप रे, कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो तुम। लगता है मेरी मंजू बड़ी हो गई। ये नंबर किसका है? नीता का है। अमन जी, मुझे आगे का समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? मेरी माँ मुझे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं देगी, मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने आप देख लूँगा। तुम बस रिजल्ट का वेट करो, खुश रहा करो। आप कब आओगे? तुमने इस तरह पूछा ही नहीं था, वरना कब का आ जाता। अब तो तुम्हारे रिजल्ट वाले दिन ही आऊँगा। अच्छा ठीक है, नमस्ते। मंजू ने फिर फ़ोन काट दिया। मंजू अमन की बातें सोचने लगी। वो आज ऐसे बातें क्यों कर रहा था? नीता ने उसे ऐसे देखा तो पूछा, क्या हुआ, कुछ गलत कह दिया अमन भैया ने? नहीं, वो बात नहीं है। वो कुछ अजीब सी बातें कह रहे थे, जैसे एक बात में कहते बड़ी हो गई है मेरी मंजू, और जब मैंने कहा कि आप कब आओगे तो कहते हैं कि तूने इस तरह पहले पूछा होता तो कब का आ जाता। इसका मतलब क्या है? वो ऐसे बात नहीं करते। सच्ची? लगता है वो तुझे पसंद करते हैं। यूं ही फालतू बकवास मत कर। जहाँ वो पढ़ते हैं ना, वहाँ एक से एक लड़कियाँ होंगी। उन्हें छोड़कर वो मुझ जैसी को क्यों पसंद करेंगे? हाँ ये तो है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, माँ के आने का टाइम हो गया है। वो घर आ गई। माँ के आने में अभी वक्त था। वो कपड़े सिलने लगी। उसके पास कपड़ों के छोटे मोटे कई टुकड़े बचे थे। उसने उनसे बच्चों के लिए फ्रॉक बना दी। बहुत प्यारी बनी थी। उसने वो रख दी। इतने में माँ आ गई। उसने माँ को चाय दी। माँ ने पूछा, सुमन कहाँ है? वो अभी आई नहीं। मंजू अपने कमरे में फिर आ गई। अब उसके पास बहुत वक्त था। उसने ऐसे ही टुकड़ों से कई डिजाइनर फ्रॉक्स बनाई। अगले दिन वो कपड़ों की दुकान में वो फ्रॉक्स बेचने गए। दुकानदार ने वो रख ली। कहता है अगर बिक गई तो पैसे दे दूंगा। 2 दिन बाद दुकानदार उनके घर आया। उसने मंजू को 1000 रुपये दिए और कहा कि फ्रॉक्स बिक गई है, तुम और बना सकती हो, पैसे एडवांस में ले लो। तब उसने 5000 रुपये मंजू को दिए और 50 फ्रॉक्स का ऑर्डर दे दिया। मंजू खुश थी। इतने पैसे एक साथ उसने पहली बार देखे थे। वो इन पैसों से कपड़ा लाई। 2 दिन में 5-6 फ्रॉक्स बना देती थी। उसने माँ को 500 रुपये दे दिए और 500 रुपये खुद रख लिया। माँ इतने में ही खुश हो गई। मंजू ने पैसे इकट्ठे कर लिए थे। उसके पास करीब 15,000 हो गए थे। वो उन पैसों को अमन के घर स्टोर रूम में छुपा कर रखती थी। उस दिन के पैसे जब वो रख रही थी तो पीछे से आवाज़ आई, ये क्या छुपा रही हो? मंजू बुरी तरह से डर गई। वो पीछे मुड़ी तो अमन खड़ा था। वो उससे लिपट गई। उसे पता नहीं क्यों लिपटी थी। शायद वो डर गई थी या फिर उसने अमन को बहुत दिन बाद देखा था, इसलिए वो लिपटी थी। उसे खुद पता नहीं था। अमन भी हैरान था। उसने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मैं हूँ पगली, तू तो ऐसे ही डर गई। तब मंजू को एहसास हुआ और वो अमन से अलग हुई और बोली, सॉरी, मैं ना माँ से चोरी से पैसे बचा के रख रही थी। मुझे लगा कि माँ आ गई, इसीलिए डर गई। फिर खुद को संभाल कर बोली, आप कब आए? इस बार बहुत देर बाद आए। हाँ, पढ़ाई बढ़ गई है, अब आना मुश्किल होता है। तुम्हारा रिजल्ट आना है ना कल, इसलिए आया हूँ। और मैंने तय किया है कि तुम उस शहर के स्कूल में एडमिशन करा लेना जहाँ नीता लेगी। लेकिन माँ नहीं मानेंगी। उसका इलाज है मेरे पास, पहले रिजल्ट आने दो। अगले दिन मंजू का रिजल्ट आ जाता है। वो पूरी स्टेट में फर्स्ट आई थी। न्यूज़पेपर में इसकी तस्वीर छपी थी। अमन जल्दी उठकर सबसे पहले न्यूज़पेपर देखता है। उसे रिजल्ट वाला पेज खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
फ्रंट पेज पर मंजू की तस्वीर छपी थी। वो बहुत खुश हो जाता है। वो स्कूल के टीचरों को बुलाता है कि सब मिलकर मंजू के घर चलो। सब मंजू के घर जाते हैं। मंजू घर में पोछा लगा रही थी। सारे टीचर और अमन को देखकर हैरान हो जाती है। सभी उसे बधाई देते हैं और उसे बताते हैं कि वो पूरी स्टेट में फर्स्ट आई है। अमन सबको मिठाई खिलाता है। मंजू उसके पास जाकर पूछती है, मैं ज़िले में तो फर्स्ट आ गई ना। अमन उसे स्टेट और ज़िले का फ़र्क समझाता है। तब उसे पता चलता है। वो और भी ज़्यादा खुश होती है। उसकी माँ और सुमन भी बाहर आ जाते हैं। सारे टीचर उसकी माँ की तारीफ़ करते हुए कहते हैं, अगर आप ना होती तो मंजू पढ़ नहीं पाती। अगर आज मंजू इतने नंबर ला पाई है तो वो आपकी मेहनत, त्याग और प्यार की बदौलत है। कोई अपनी सगी बेटी के लिए इतना नहीं करता जितना आपने सौतेली बेटी के लिए किया है। माँ अपनी तारीफ सुनकर बोली, मैंने ऐसा कुछ अलग नहीं किया। हर माँ यही करती है। मैं तो यही चाहती हूँ ये ऐसे ही पढ़ती रहे और आगे बढ़ती रहे। अमन ने अपने पापा की मदद से पत्रकार भी बुला लिया था। उसने मंजू, उसकी माँ और टीचर सबका इंटरव्यू लिया। पत्रकार ने उसकी माँ से पूछा कि मंजू आगे कौन से स्कूल में पढ़ेगी, तो वो बोले, जहाँ इसका दिल करेगा पढ़ लेगी। मैंने तो पैसे देने हैं, दे दूँगी। अमन ने मंजू को इशारा किया। मंजू बोली, जी मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया और समय दिया कि मैं पढ़ पाई। सब और उसकी माँ की वाहवाही हो रही थी। शाम को मंजू अमन के घर आई आंटी का शुक्रिया अदा करने। वो बोली, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तुम मेरे नमन और अमन जैसी ही हो। तुमने गांव का नाम रोशन किया है, हमें नाज है तुम पर। हमारा अमन तो सिर्फ ज़िले में फर्स्ट आया था, तुम तो पूरी स्टेट में फर्स्ट आई हो। आगे भी ऐसे ही पढ़ना। अमन बहुत खुश था। मंजू से भी ज़्यादा खुशी उसे हो रही थी क्योंकि अब मंजू उसके ही शहर में पढ़ेगी। वो उसे आराम से मिल पाएगा। सुमन ने माँ को बताया, आप उसके लिए खुश होए जा रही हैं। आपको मेरी चिंता ही नहीं है। मैं दूसरी बार 10वीं में फेल हो गई। सुमन ने रोते हुए कहा। माँ ने सर पीटते हुए कहा, अरे तू पढ़ती क्यों नहीं है। माँ मैंने सोच लिया है, अब मैं ब्यूटी पार्लर का काम सीखूंगी, फिर पार्लर खोलूंगी। ये पढ़ाई मेरे बस की नहीं है। ठीक है, तुझे जो करना है कर, पैसे अलमारी से ले लेना, माँ बोली। अलग अलग स्कूलों से प्रिंसिपल मंजू को अपने स्कूल में लगवाने के लिए उसके घर आकर उससे मिन्नतें करते, पर मंजू ने उसी स्कूल में एडमिशन लिया जहां नीता ने लिया और जहां अमन कह रहा था। उसकी माँ को अब कोई शिकायत नहीं थी। उसे कोई पैसा नहीं लगाना पड़ रहा था क्योंकि स्कूल वालों ने मंजू की 2 साल की फ्री पढ़ाई का वादा दिया। साथ में हॉस्टल में फ्री था। बस उसकी माँ को घर के कामों की चिंता थी। उसके लिए अमन ने अपने घर की काम वाली को वहाँ काम पर लगा दिया। इस तरह मंजू का आगे पढ़ने का सपना आगे बढ़ा। अमन वापस अपने कॉलेज चला गया था। मंजू के भी स्कूल खुलने वाले थे। नीता ने पापा नीता को स्कूल छोड़ने गाड़ी से जा रहे थे तो मंजू भी उनके साथ ही चल दी। मंजू ने अपना सारा सामान रखा। उसने सिलाई मशीन भी साथ ले ली। नीता की माँ नीता को भेजकर रो रही थी, पर मंजू को भेजकर उसकी माँ और सुमन खुश थे। मंजू आने से पहले अमन के घर उसकी माँ से मिलने गई। मुस्कान वहाँ नहीं थी, वो अपने घर चली गई थी। सो वो आंटी से मिली। आंटी, जो आपने किया मेरे लिए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये कैसी बातें कर रही हो बेटी, तुम मेरी बेटी नहीं हो क्या? कोई अपनी माँ को थैंक्स नहीं कहता। वो तुमने जो सामान स्टोर में रखा है वो वही रहेगा। वो कमरा तुम्हारा है, तुम जब मर्जी आ सकती हो। कहकर उन्होंने उसे गले से लगाकर प्यार किया और उसे 1000 दिए। मंजू ले नहीं रही थी, पर उन्होंने कहा कि ये उनका प्यार है तो उसने ले लिए। कुछ दिन बाद गर्ल्स हॉस्टल। मंजू और नीता अपने हॉस्टल में सेट हो गए थे। उनके कमरे में 2 सिंगल बेड थे, एक टेबल और 2 कुर्सियाँ थी। दरवाजे के सामने बालकनी का दरवाज़ा था और बालकनी के साथ टॉयलेट था। कमरा 2 बच्चों के लिए ही था। सो नीता और मंजू आराम से सेट हो गए। नीता ने नॉन मेडिकल रखा जबकि मंजू ने आर्ट्स रखी, क्योंकि मंजू को इंग्लिश में इंटरेस्ट था। स्कूल में दूर दूर से लड़कियां आती थीं, कुछ तो हॉस्टल में ही रहती थीं। पहले दिन लड़कियां मंजू के कपड़ों का मजाक उड़ाने लगी। वो क्लास में गई तो सब हंसने लगी और गंवार कहकर चिढ़ाने लगी। कोई भी लड़की उसके पास बैठना नहीं चाहती थी। लड़कों का तो कहना ही क्या।
वो अकेले ही बैठी क्लास टीचर के साथ। क्लास में प्रिंसिपल सर भी आए। उन्होंने कहा, हमारे स्कूल और आपकी क्लास का सौभाग्य है कि स्टेट की टॉपर हमारे स्कूल और तुम्हारी क्लास में पढ़ने आई है। मंजू, यहाँ आओ बेटा। मंजू उठकर उनके पास गई। सब हैरान हो गए। प्रिंसिपल सर आगे बोले, तुम सब भी इससे कुछ सीखो और इसी तरह पढ़ो। तुम इन बच्चों को कुछ कहो बेटा, उन्होंने मंजू से कहा। सबने तालियां बजाई। मंजू बोली, किसी को भी कभी उसके कपड़ों से ना जांचो। मैं छोटे गांव से आई हूँ, आप सबका साथ चाहती हूँ। उसके बाद हर लड़की उसके साथ बैठने को तैयार थी, पर उसने किसी को नहीं बिठाया। क्लास में पढ़ाई शुरू हुई तो एक लड़का अंदर आया। वो अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का था, कबीर। क्लास में अब सिर्फ मंजू का ही बेंच खाली था। बाकी सब में दो दो बच्चे बैठे थे। सो सर ने उसे मंजू के साथ बिठा दिया। सर पढ़ा रहे थे और वो सो रहा था। ये इसी स्कूल का पुराना स्टूडेंट था। सब जानते थे कि ये स्कूल इसके पापा के डोनेशन से चलता है, इसलिए इसे कोई कुछ नहीं कहता था। 10वीं में भी इस मुश्किल से ही पास हुआ था। मंजू को किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो चुपचाप अपनी पढ़ाई करती रही। सर के जाने के बाद कबीर उठा और मंजू से बोला, सुनो, मैंने सुना है कि तुम टॉपर हो। अब से तुम मेरे नोट्स भी बनाओगी? मंजू बोली, मैं नहीं बना कर दूंगी। अगर तुम्हें पढ़ना है तो खुद ही नोट्स बनाओ। तुम्हें पढ़ना नहीं है तो यहाँ क्या करने आए हो? सो तो तुम अपने घर पर भी सकते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कबीर से ऐसे बात करने की? लोग तो इन्हें कापियाँ बना कर देने के लिए तरसते हैं। एक लड़का बोला, तो वो बना दे जो तरसते हैं। मैं यहाँ अपनी पढ़ाई पढ़ने आई हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। तुम होती कौन हो? मैं आज ही सर से कहकर तुम्हें निकलवा दूंगा। तुम्हें पता नहीं ये स्कूल मेरे पापा का है, कबीर बोला। अगर तेरे पापा का है तो तुझे तो और भी ज़्यादा पढ़ना चाहिए ताकि लोग कहे कि स्कूल अपना होने के बावजूद लड़का इतना पढ़ता है। तो मुझे लेक्चर मत दो, मैं भी प्रिंसिपल सर के पास जा रहा हूँ। वो प्रिंसिपल के पास गया। सर, मुझे एक लड़की परेशान कर रही है। वो मुझे छेड़ रही थी और कहती है मुझसे दोस्ती कर लो। मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, कोई ऐसे काम थोड़े ही करने आया हूँ। अब यहाँ या तो वो रहेगी या मैं। उस लड़की को यहाँ बुला कर लाओ। प्रिंसिपल ने पियून को देख से बुलाने भेजा। थोड़ी देर में मंजू कमरे में आई। प्रिंसिपल उसे देखते ही सब समझ गए। वो बोले, ये लड़की तुम्हें छेड़ रही थी, ये तुम्हें दोस्त बनाना चाहती है, तो ये तो तुम्हारे लिए फ़क्र की बात है। और क्या कहा तुमने? किया ये रहेगी या तुम? तो ऐसा करो, तुम जाओ, ये लड़की नहीं जाएगी। तुम्हारे पापा से मैं खुद बात कर लूँगा। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर कबीर हैरान रह गया। सर, आप इस लड़की के कारण मुझे ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, तुम्हें ऐसा बोल रहा हूँ। जानते हो, ये लड़की पूरे स्टेट की टॉपर है। इसे हम मिन्नतें करके अपने स्कूल में लाए हैं। इससे हमारे स्कूल में बच्चों की गिनती बढ़ी है और तुम्हारी वजह से गिनती घटती है। लोग तुमसे डरते हैं, अपने बच्चों को यहाँ लगाते नहीं हैं। ओके सर, ये इतनी अच्छी है तो ठीक है, इसे रख लेते हैं। मैंने इसे माफ़ किया, कहकर वो कमरे से बाहर आ गया। फिर जैसे ही मंजू बाहर आई तो वो मंजू से बोला, देखो, क्लास में जाकर किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो सब मेरी बेइज्जती करेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ, बदले में जो तुम कहोगी वो मानूंगा। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ो और फालतू की आवारागर्दी बंद। अब प्रॉमिस किया है, तोड़ना मत, वरना सबको बता दूंगी। मंजू ने उसे डराया। दोनों ने हाथ मिलाकर प्रॉमिस कर लिया। दोनों एक साथ क्लास में आ गए। वो अंदर आता ही मंजू से बोला, देखो, मुझे तुम पर तरस आ गया, इसलिए इस बार तुम्हें छोड़ दिया। आइंदा मेरी बात ना मानी तो छोड़ूंगा नहीं। मंजू ने सर हिलाकर उसका साथ दिया। फिर दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। मंजू ने कहा, प्रॉमिस के मुताबिक मेरी बात मानो और पढ़ाई शुरू करो। कबीर अपनी कॉपी लेकर काम करने लगा। सब हैरान कि ये कैसे लिखने लग गया। तो वो बोला, सब मेरी तरफ क्या देख रहे हो? इस साल मैंने अच्छे नंबर लाने का वादा किया है अपनी माँ से, सो पूरा तो करना पड़ेगा। उसने कहते हुए मंजू की तरफ देखा और धीरे से बोला, अब खुश मेरी माँ। पहला दिन ऐसे ही गुजर गया। छुट्टी हुई तो मंजू हॉस्टल की तरफ आ रही थी कि उसे सामने अमन खड़ा देखा। वो भागकर उसके पास गई। आप यहाँ कैसे? तुम्हें मिलने आया हूँ। क्यों, आ नहीं सकता? नहीं, मैंने तो वैसे ही पूछा था। आप ठीक हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, स्कूल का पहला दिन कैसा रहा? किसी ने तंग तो नहीं किया?
वैसे तुम्हारी क्लास में कोई है मेरा जानकार, उसे कहूँ तुम्हारे बारे में? अरे नहीं, अब मैं कोई बच्ची थोड़े ही हूँ, अपने आप निपट लूँगी। अमन मन में बोला, बच्ची ही तो हो, अपनी क्लास छोड़कर इतनी दूर तुमसे मिलने आया और तुम पूछती हो कैसे आए। अगर बड़ी हो गई होती तो मेरी आंखों में अपने लिए प्यार को तो पहचानती। कुछ कहा आपने? मंजू ने पूछा। तभी वहाँ से कबीर भागा आया और आकर अमन से लिपट गया। भैया आप यहाँ कैसे? इतने दिन हुए घर नहीं आए, माँ याद कर रही थी आपको। ओह तूने तो मुझे डरा ही दिया था मंजू, मैं इसकी ही बात कर रहा था, ये मेरी मौसी का बेटा है कबीर। अरे आप क्या मिलवाओगे, हम तो पहले ही दोस्त बन गए हैं, वो भी पक्के वाले, ये मेरी डेस्क मेट भी है। कहकर कबीर ने मंजू के कंधे पर अपनी बाह डाल दी, जैसे दोस्तों के डालते हैं। अमन को ये अच्छा नहीं लगा, उसने मंजू को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, कबीर लड़कियों से ऐसे पेश नहीं आते। अच्छा सुन, ये हमारे गांव की है, इसका ख्याल रखना, और हाँ दूर खड़े होकर बात किया कर वरना बंदा बना दूंगा तुझे। कमाल है, चलो कोई बात नहीं, आपने कहा तो अब स्पेशल ध्यान रखूंगा। अब घर चलो, माँ खुश हो जाएगी। अच्छा मंजू मैं चलता हूँ, अगर कोई ज़रूरत हुई तो फ़ोन कर देना। अगर सब ठीक हुआ तो भी कर लिया करना, नीता के फ़ोन से कर लिया करना, ये कबीर किस दिन काम आएगा, इसके फ़ोन से भी कर लेना। ठीक है, वो आप वापस कब? अच्छा ध्यान रखना अपना, कहकर मंजू हॉस्टल की तरफ चल दी। कबीर झल्ला था, उसे प्यार वार की समझ ही नहीं थी। वो अमन को अपने घर ले गया। मंजू रूम में आ गई। अभी नीता आई नहीं थी, उसके ज़्यादा पीरियड लगते थे, सो वो अपने कपड़े सिलने लग गई। जब तक यूनिफॉर्म नहीं मिलती तब तक उसे दूसरे कपड़े ही पहनने थे। आज लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही थी, सो वो अपने लिए यहाँ के डिज़ाइन वाले कपड़े बना रही थी। उसने नीता के आने तक कमीज बना लिया था, सिर्फ सलवार बनानी बाकी थी। नीता कैसा रहा आज का दिन? अच्छा था, सब लड़कियां अच्छी थी, मैंने सबसे दोस्ती कर ली, टीचर भी सभी अच्छी हैं, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। और तुम्हारा कैसा रहा? मेरा भी अच्छा ही गया। लड़कियां पहले थोड़ा तंग कर रही थी, पर जब बाद में सब ठीक हो गया। हाँ सच, आज अमन आया था। क्या अमन आया भी और इतनी जल्दी चला भी गया? हाँ अमन आए थे, वो ना हमारी क्लास में उनका कजिन है कबीर। अमन आए तो तुझे मिलने था। वहाँ कबीर आ गया, वो अमन को अपने साथ ले गया। ओह क्या कह रहा था? ज़्यादा बात नहीं हुई, कबीर आ गया था, बस मैंने अभी पूछा ही था कि कैसे आए, वो बोले तुमसे मिलने आया हूँ। तुम ना इस मामले में बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो, वो इतनी दूर से आए और तुम उससे पूछ रही हो कि क्यों आए। यार ये नेचुरल बात है कि वो तुमसे मिलने ही आए होंगे, तुम्हें अक्ल कब आएगी? मुझे क्या पता वो क्यों आए, पूछ लिया तो क्या हुआ? पागल, उन्होंने तेरे लिए इतना कुछ किया, तुझे मिलने यहाँ तक आए। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि वो तुम्हें पसंद करने लगे हैं, तभी अपनी पढ़ाई छोड़कर तुमसे मिलने आए। क्या ये क्या कह रही है तू? वो और मुझे प्यार? पर उनकी बातों और उनके देखने का अंदाज कुछ बदल गया है। वो बिना पलके झपकाए मेरी तरफ देखे जा रहे थे। फिर जब कबीर ने मेरे कंधे पर ऐसे बाह रखी तो उन्होंने उसकी बाह पकड़कर नीचे कर दी और बोले कि लड़कियों से दूर से बात किया करो, और ख़ासकर मंजू से तो दूर ही रहा करो। मुझे तब कुछ अजीब लगा था, जब वो जा रहे थे तब भी वो पीछे मुड़ मुड़ कर मुझे ही देखे जा रहे थे। इतने सब के बाद भी तुझे समझ नहीं आया? तू सिर्फ किताबें पढ़ सकती है बस, प्यार बार तेरे बस का नहीं। अमन भैया का दिल किस पत्थर पर आया है? यार कमाल है, फ्रेंड तू मेरी है और साइड अमन जी की ले रही है। क्यों ना लूँ, वो मेरे भैया जो हैं, तुझे पता है उन्होंने ही मेरे पापा को यहाँ एडमिशन लेने के लिए मनाया था। अब तू बता कि मुझे यहाँ एडमिशन कराने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने ये सिर्फ तेरे लिए किया कि तू यहाँ अकेली कैसे रहेगी। हो सकता है फ़ोन के कारण किया हो, उसने हंसते हुए कहा। चल तू, वो ऐसे नहीं है, एक दो तेरा फ़ायदा किया, ऊपर से नखरे करती है। आय हाय, वो ऐसे नहीं है, कहकर नीता उसे छेड़ने लगी और हंसने भी लगी। मंजू उसे तकिए से मारने लगी और वो इधर उधर भाग रही थी। अमन को कबीर ने आज का किस्सा बताया। भैया ये मंजू तो बहुत इंटेलिजेंट है, बिल्कुल आपकी तरह। सर कहते हैं तू जा, उसे हम नहीं निकालेंगे, पर वो अच्छी है, हमने दोस्ती कर ली है, वो किसी को ये बात नहीं बताएगी। बदले में मुझे पढ़ने के लिए कह रही थी। कोई बात नहीं, पढ़ लूँगा, कौन सी बड़ी बात है। अमन ने उसे समझाया, देख वो मेरी खास जानकार है, ध्यान रखना उसका,
और ये हाथ वगैरह मत लगाया कर, ये छोटे शहर की लड़कियों को अच्छा नहीं लगता, थप्पड़ ना मार दे। और हाँ, मुझे उसकी रोज़ की रिपोर्ट चाहिए। ओके भैया। भैया कोई बात नहीं, आज से मैं आपका स्पाई, उसने हंसते हुए कहा। रात को नीता के फ़ोन पर अमन का फ़ोन आया। हेलो नीता, कैसी हो, कैसा रहा पहला दिन? ठीक था भैया जी, बच्चे और टीचर सभी अच्छे हैं। चलो अच्छा है। वो मंजू क्या कर रही है? अभी बात कराती हूँ, कहकर उसने मंजू को फ़ोन दे दिया। हाँ जी, आप यहीं हैं कि वापस चले गए? हाँ, मैं वापस आ गया था, कल क्लास है ना? और बताओ स्कूल में आज क्या हुआ? कबीर कुछ बता रहा था। हाँ, वो पागल है, यूं ही सर से मेरी शिकायत करने चला गया, उल्टा मेरे हत्थे चढ़ गया। हाँ, बता रहा था कि तुमने पढ़ाई की शर्त लगाई है उससे। हाँ, उसने बात छुपाने को कहा तो मैंने भी ये शर्त रख दी। अब मुझे तो तंग नहीं करेगा? तंग तो वैसे भी नहीं करेगा, मैंने उससे कह दिया है। और जब उसने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा तो तुमने मना क्यों नहीं किया? तुम मना कर दिया करो, अगर ज़्यादा हुआ तो थप्पड़ मार देना। शहर के लड़के अलग होते हैं, उनकी बातों में मत आना। कबीर की बात और है, वो ऐसा नहीं है, उसमें बचपना है। कोई दिक्कत हुई तो मुझे बताना, फ़ोन खुद कर लिया करो। नीता को कहना कि मंजू से बात करा दे, अजीब लगता है। ठीक है, मैं खुद ही कर लूँगी। अच्छा, तुम अब आराम करो, पढ़ाई के साथ खा पी भी लिया करो। मैं तुम्हारे लिए फ्रूट लाया था पर देना भूल गया, कबीर को दे दिए हैं, वो कल तुम्हें दे देगा। अपना ख्याल रखना। ठीक है, वैसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। फ़ोन रखने के बाद वो सोचने लगी कि नीता जो कहती है क्या वो सच है? क्या सच में वो मुझे पसंद करते हैं? वो तो इतने स्मार्ट हैं, उन पर तो कितनी लड़कियां मरती होंगी, वो भी एक से बढ़कर एक। वो मुझे क्यों पसंद करेंगे? इधर अमन सोच रहा था कि अगर मंजू को किसी और से प्यार हो गया तो वो मुझसे कितनी छोटी है, उसे कोई हम पसंद आ गया तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। नहीं, मुझे उसे बता देना चाहिए कि मुझे उससे प्यार है, नहीं तो कोई कबीर जैसा ही उसे ले उड़ेगा। क्या कर पाऊंगा मैं? पर फ़ोन पर ऐसी बात करना भी ठीक नहीं है। वो नीता उसके पास ही होती है। आज बुधवार था, अब शनिवार को ही जा पाऊंगा, 2 दिन है बीच में। कबीर से कहना पड़ेगा कि किसी लड़के को उसके पास ना आने दे, पर इससे भी उसकी बदनामी है। चलो, जब 1 साल निकाल लिया तो कुछ दिन और सही। अगले दिन मंजू नए कपड़े जो उसने कल सिले थे वो पहनकर आई। सब उसकी तरफ ही देख रहे थे, वो बिल्कुल अलग लग रही थी। नीता ने उसकी फ़ोटो खींचकर अमन को डाल दी और साथ में लिख दिया, इसने खुद ही बनाई है, कल स्कूल से वापस आकर। अमन ने लिख दिया कि प्यारी है, पर वो सोच रहा था कि इसने क्यों एक दिन में ड्रेस सिली, स्पेशल आज पहनने के लिए। कोई चक्कर तो नहीं, कहीं ये किसी को पसंद तो नहीं करने लगी। तब उसने लंच टाइम में कबीर को फ़ोन किया और पूछा कि मंजू के क्या हाल हैं। कबीर बोला, भैया मंजू आज क्या लग रही है, बहुत अच्छी ड्रेस डाल कर आई है। असल में कल कुछ लड़कियों ने इसके कपड़ों को लेकर इसका मजाक उड़ाया था, इसलिए ये पहन कर आई है। अमन को अब समझ आया। अच्छा, ध्यान रखना, कोई बात हो तो मुझे बता देना। अब उसे थोड़ी तसल्ली हो गई। वो कॉलेज पहुंच गया था, वो अपनी क्लास में चला गया। मंजू कबीर को शरारत करने नहीं देती थी और उसे धमकी दे देती थी कि सबको बता दूंगी, नहीं तो अब उसे और अच्छा हथियार मिल गया था। वो कह देती थी कि वो अमन को बता देगी। कबीर अपने पापा के बाद किसी से डरता था तो वो था अमन भैया। वो मंजू की हर बात मानता और अपना काम खुद करता। शनिवार को अमन के कॉलेज और मंजू के स्कूल की छुट्टी थी। अमन ने नीता के फ़ोन पर कॉल की। नीता को पता लग गया था कि ये भैया का नंबर है तो उसने फ़ोन सीधे ही मंजू को दे दिया। मंजू ने ऑन किया तो अमन बोला, मंजू मेरी बात ध्यान से सुनो, नीता तो नहीं है तेरे पास? नहीं, वो नहाने गई है। अच्छा सुन, मैं आज आ रहा हूँ, तुम मिल सकती हो, तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। नीता को मत बताना कि मैंने आना है, आ सकती हो तुम? मैं? चलो आ जाऊँगी। नीता से क्या कहोगी? उसकी ज़रूरत नहीं है, वो स्कूल जा रही है, उनकी क्लासेस लगनी है। फिर ठीक है, पूरे 9 बजे बाहर मिलना। ओके। नीता आई तो उसने पूछा, क्या कह रहे थे? कुछ खास नहीं, बस वही कल पढ़ाई कैसी हुई, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, रोज़ की बातें। तू कितने बजे आएगी? पता नहीं, सर पर डिपेंड करता है। क्यों?
कुछ बुक्स लेने जाना था, मंजू ने बताया। सॉरी यार, क्लास अटेंड करनी ज़रूरी है। कोई बात नहीं, मैं अकेली हो आऊँगी। नीता स्कूल चली गई। मंजू ने भी वार्डन से छुट्टी ली और बाहर गेट के पास आ गई। अमन कार लेकर आया था। मंजू उसमें बैठ गई। अमन ने कार चला दी। कार में बैठते ही मंजू ने अमन की तरफ देखा। अमन ने उसे सीट बेल्ट लगाने को कहा, पर वो बेचारी कभी कार में बैठी ही नहीं, उसे क्या पता सीट बेल्ट का। उसने कहा, मुझे नहीं आती। अमन उसकी तरफ झुका और बेल्ट निकाल के लगा दिया। मंजू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्या बात करे। अगर वो पूछेगी कि क्यों आए, क्या काम है, तो वो कह देंगे कि तुमसे मिलने आया हूँ। सो वो चुप ही बैठी रही। अमन ने एक सुनसान जगह पर कार रोक दी। अमन कुछ देर बाद बोला, क्या बात है, कुछ नहीं पूछना? क्या पूछूं? यही कि मैं क्यों आया हूँ, तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ। इसमें पूछने की क्या बात है, आप मुझे मिलने आए हैं। तुम इतनी सीधी क्यों हो? तुम बिल्कुल ही भोली हो। तुम्हें लड़कों का पता नहीं वो कैसे होते हैं। अब कबीर को ही लो, वो तुम्हें कभी कमर से तो कभी कंधों से पकड़ रहा था और तुम उसे कुछ भी नहीं बोली। ऐसे ही स्कूल में और लड़के भी करेंगे। तुमने स्कूल में पढ़ा नहीं कि इस उम्र में लड़कों में भी बदलाव आते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। पहले तुम बच्ची थी, अब बड़ी हो गई हो। अमन ने कार एक साइड पर लगाकर उसे समझाया। मैं सब समझती हूँ, कबीर की बात और है, वो आपका भाई है और उस दिन आपने उसे रोक तो दिया था। अगर आप ना बोलते तो मैं बोल देती। बात सिर्फ उसकी नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये दुनिया बहुत ही ख़राब है। अब मैंने तुम्हें फ़ोन किया कि आ जाओ, तुम बिना पूछे आ गई। आकर भी एक बार नहीं पूछा कि क्यों बुलाया, कहाँ जाना है। तुम बिना किसी डर के कार में बैठ गई। अगर मैं तुम्हारे साथ गलत करूं तो, कहकर उसने मंजू की बेल्ट खोली और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। अब बोलो, क्या कर सकती हो तुम? मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर लूं? मंजू अपनी जगह से हिली भी नहीं, वैसे ही उसकी बाहों में बैठी रही। उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं थी। वो उसके सीने पर अपना सर रखते हुए बोली, अमन जी, आपके साथ मुझे कोई डर नहीं है। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको बचपन से देखा है, आप ऐसे हैं ही नहीं। किसी के साथ गलत करना तो अलग बात है, आप तो लड़कियों की तरफ देखते भी नहीं। अमन को मन ही मन खुशी हुई कि इसे मुझ पर भरोसा है। उसने उसे छोड़ा और सीट पर पीछे को करके बिठा दिया और उसे बताया, देखो, मैं सिर्फ तुम्हें यही बताने आया था। उस दिन जब मैंने कबीर को तुमसे ऐसा बर्ताव करते देखा तो मन को डर लगा। मुझे लगा कि तुम बच्ची हो, तुम्हें इस शहर के लोगों का पता नहीं है। तुम किसी की बातों में आकर उसके साथ कार में घूमने को तैयार ना हो जाओ। यहाँ के लड़के घुमा फिरा कर छोड़ देते हैं, फिर कोई और लड़की ढूंढ लेते हैं। यहाँ तुम्हें मैं लेकर आया हूँ, तुम्हें बुरा भला बताना मेरा काम है। अगर कोई लड़का अच्छा भी लगता है तो पहले मुझे बताना, ठीक है? आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने कहा ना कि मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और कबीर तो मेरे लिए भाई जैसा है, वो आपका भाई है, वो कुछ गलत नहीं करेगा। मैं और लड़कों की तरफ देखती भी नहीं, मुझे कोई और अच्छा नहीं लग सकता। क्यों? आप जैसा अच्छा कोई और कहाँ हो सकता है? आपने मेरी कितनी हेल्प की है, मेरी हर मुश्किल का हल आपने निकाला है। मेरे लिए तो आप भगवान हो। मेरे ख्वाबों ख्यालों में सिर्फ आप होते हो। मुझे तो कोई और पसंद भी नहीं आता, मैं किसी की तरफ देखती भी नहीं। अमन तो जैसे आसमां में उड़ रहा था। उसने उसकी तरफ प्यार से देखा और पूछा, तो क्या तुम मुझे पसंद करती हो? हाँ, मैं तो आपको बचपन से पसंद करती हूँ। जब आप गली से गुजरते थे तो मैं खड़ी होकर आपको देखती थी। फिर स्कूल जाते वक्त कभी जब मैं आपके पीछे होती थी तो मैं आपके पैरों के निशान पर पैर रख कर चलती थी। आप हर कपड़ों में अच्छे लगते थे। आपके फर्स्ट आने के चर्चे मोहल्ले में होते थे तो मुझ में भी आप जैसा बनने की इच्छा जागी। उस दिन जब आपने पहली बार मुझे बुलाया तो मुझे लगा कि मेरी किस्मत जाग गई है, जो मेरे रब ने मेरी मदद के लिए आप सा फरिश्ता भेजा। अमन उसकी बात सुनकर सन्न सा रह गया था, जिसे वो छोटी बच्ची समझता था। उसके मन में इतनी सारी फीलिंग भरी पड़ी थी और वो कभी समझ ही नहीं पाया। अब उसके दिमाग ने ये तर्क दिया, क्या वो भगवान समझकर मुझे पूछती है या फिर उसके दिल में मेरे लिए प्यार भी है? अब वो डायरेक्ट कैसे पूछता? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। ये क्यूट सी प्यारी सी कहानी आप सभी को कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा।
उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।